हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज दोस्तों बात करने वाला हूँ आपसे संघीय विधायिका द यूनियन लेजिस्लेचर। संघीय विधायिका होती क्या है मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। संघीय विधायिका संसद से कहते हैं और संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। दोस्तों इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब मैं आगे बहुत बात करता हूँ आपसे संसद के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास मेरी, लेकिन इसके लिए आपको विशेष ध्यान से क्लास करनी होगी। डेली रूटीन में आप इसके आधार पर देखो, हम लोग संविधान का जो अगला पड़ाव है आपको बताया था हमने पिछली क्लास में, तो विधायिका होती क्या है। दोस्तों विधायिका एक संविधान का भारी शासन प्रणाली का, भारतीय शासन प्रणाली का एक दूसरा आधार स्तंभ होता है, द रूट पिलर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय शासन प्रणाली का आधार स्तंभ होता है विधायिका। देखिए अब बात आती है कि विधायिका का वर्णन कहाँ पर है संविधान में। संविधान के भाग 5 अध्याय 2 और 3 में दिया गया है और इसका अनुच्छेद में वर्णन आर्टिकल 79 से 1 to 3, अनुच्छेद 79 से लेके 123 में वर्णन है। आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 79 में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर होगा। बहुत क्लियर सी बात कही है। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति और दोनों सदन, यानी राष्ट्रपति, वैसे तो देखा होगा आपने कि लोकसभा को ही हम लोग मोस्टली लोकसभा को या राष्ट्रपति को कह देते हैं कि भाई हमारा कार्यपालिका हो गई, लेकिन मेनली हमारा जो लोकसभा का कार्य है वो कार्यपालिका। राष्ट्रपति हमारा जो काम करता है वो दोनों काम करता है। राष्ट्रपति कोई भी हम बिल पास कराना हो, लोकसभा, राज्यसभा के बिल को पास करके हम किसके आधार पर, राष्ट्रपति के सिग्नेचर द्वारा होता है। तो कहने का मतलब हमारा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, हमारा देश का राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की तरह हमारा संवैधानिक प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। दोस्तों तो हम लोग 3 बात करते हैं कि राष्ट्रपति, पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन इसको कानून निर्माण के क्षेत्र में विशेष भूमिका होती है। कानून निर्माण के क्षेत्र में विशेष भूमिका होती है राष्ट्रपति की। कैसे होती है कि जब कानून का निर्माण किया जाता है तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कानून पास नहीं होता। और कई एक बिल तो ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे उस बिल को बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के पटल पर रखा ही नहीं जा सकता। तो सिस्टम होता है। दूसरा है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो निम्न सदन तो होता है लेकिन लोकप्रिय सदन लोकसभा ही होता है। जो मेन कार्यक्रम लोकसभा में होता है, इसमें हर 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव होता है मोस्टली। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लेकिन उच्च सदन होने के साथ ये द्वितीय सदन है, लेकिन उच्च सदन बोला जाता है, लेकिन इसके कभी समाप्त नहीं होता। ये सदन कभी भी एंड नहीं होता। इसके सदस्यों का चुनाव, निर्वाचन जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ये तो हम लोग सारी बातें कर चुके हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा का गठन, संगठन। तो लोकसभा जैसे कि आप जानते हैं, लोकसभा प्रथम सदन है और निम्न सदन है। लेकिन देखिए दोस्तों, नाम के लिए निम्न है, लेकिन मेन सदन, लोकप्रिय सदन यही है, यही कार्यपालिका है। इसके बिना तो हम कोई भी विधेयक, इसके बिना यह सरकार नहीं चलती। लोकसभा मेन है और देखा जाए तो राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली आपका लोकसभा होता है एक तरीके से, क्योंकि सारे बजट से लेकर के सारे कार्य लोकसभा के द्वारा ही किए जाते हैं। लोकसभा के गठन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा के गठन का वर्णन संविधान के आर्टिकल 81 में दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। लोकसभा का गठन की प्रक्रिया को हम लोग संविधान के, देखो एक बात आपको बता दूं मैं कि आर्टिकल 81 में वर्णन किया गया मूल संविधान में कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या, ये गठन की बात कर रहे हैं, वो गठन क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 500 होगी। लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव होते गए और बढ़ोतरी होती गई। 31वां संविधान संशोधन आया 1974, नोट कर लीजिए आप, 30th अमेंडमेंट बिल आया 1974। 31वां संविधान संशोधन 1974 में इसकी संख्या तक यहाँ तक 525 थी। समय समय बढ़ती रही।
बढ़ते बढ़ते इसकी संख्या होगी 545। ठीक है। इसके बाद एक विधेयक आया गोवा और दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987। तो इसमें क्या आया अंतर 1987 में? इसमें गोवा दमन द्वीप, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, इसमें यूनिट टेरिटरी का भी अलग हिस्सा होता है। तो इन अधिनियम में क्या हुआ, इसमें बदलाव आया। इसमें कहा गया 552 संख्या, इसमें 552 में कहा गया कि 530 तो राज्यों के लिए, 20 यूटी के लिए, जो यूनिट टेरिटरी गोवा दमन द्वीप राज्यों के लिए, यानी गोवा तो राज्य हो गया, दमन द्वीप ये जो हमारे यूनिट टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए 20। तो दो दोस्तों आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, इस टाइप से किया गया। तो वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे जो संख्या है वो 545 है। पूछे कोई वर्तमान में कितनी संख्या है, तो 545। उसमें कैसे है 530, और मैं बता दे रहा हूँ आपको, वर्तमान में 545 समझ लीजिए आप, ये थोड़ा समझने की चीज है। 530 प्लस 13 प्लस 2 545। लेकिन इसमें बदलाव होते गए, समय समय पर बदलाव आते गए। इस बदलाव के आधार पर एक सिस्टम और आया दोस्तों, कि इस बदलाव के आधार पर ये फिक्स कर दिया गया 530। हम इसको बदल सकते हैं, इसको बदलाव को हम अपने परसीमन स्टाम्प 2026 से पहले परसीमन नहीं हो सकता। 184 में संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कहा गया कि 2026 से पहले कोई परसीमन नहीं होगा। 2026 मतलब 2026 के बाद के आने वाली पहली जनगणना, तो इसमें 2026 तक कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। हमारी जो सदस्य संख्या है वो 552 तक रह सकती है, ठीक है। लेकिन बढ़ाए तो, लेकिन 2026 तक निश्चित किया गया 84वें संविधान संशोधन में, इसको निश्चित किया गया कि 2026 तक कोई परसीमन मतलब हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 2026 के बाद पहली जनगणना होगी, उसमें इसको सेट बढ़ाया जाएगा, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर। देखिए अब आता है आर्टिकल 330 में SC/ST के लिए गठन की बात करें तो SC/ST के लिए एक कोटा निर्धारित किया गया है, राज्यवार जनसंख्या का अनुपात निश्चित किया गया है। तो SC/ST का आरक्षण, यानी सीधा SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, सीधा सिस्टम समझ में आ गया आपके। लेकिन एक बात समझिए, ये आरक्षण 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो 95 लास्ट का आरक्षण 95वां अमेंडमेंट 2009 में 25 जनवरी 2020 तक किया गया, यानी 95वां संविधान संशोधन 2009 में, और संशोधन किसमें किया गया 334 में, आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया। आप समझ लीजिए टेक्निकल बात, आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट किया गया, 95वां संविधान संशोधन 2009 में आया, और 25 जनवरी 2020 तक 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों जब अगली सरकार आई, यानी वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार, तो हुआ यह कि आर्टिकल में यही अमेंडमेंट हुआ, लेकिन 126वां संविधान संशोधन हुआ। ये करेंट डाटा है 2019 126वां संविधान संशोधन 2019 में बदलाव के लिए बात की गई, और 25 जनवरी 2030 तक ये एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये न्यू है, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है आपके लिए। 126वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, और क्यों किया गया, जल्दी इसीलिए किया गया तो 25 जनवरी को, तो इसीलिए 25 जनवरी नजदीक होने की वजह से 2019 में अमेंडमेंट आया, इस अमेंडमेंट को पास किया गया। 25 जनवरी 2030 तक इसको आरक्षण को बरकरार रखा गया है। क्लियर, ये आपके समझने की बात है। बदलाव किस आर्टिकल में किया गया 334 में, SC/ST का आरक्षण का प्रावधान 334 में फुली दिया गया है, तो इसको यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। अगला पड़ाव है हमारा कि लोकसभा में जो स्थान राज्यों का जो आरक्षण आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर, दोस्तों जनसंख्या के आधार पर, अनुपात के आधार पर सभी राज्यों का जो बराबर का हकदार है। ये कहीं जनसंख्या कम है फिर भी
उसके आधार पर ही हम लोग निर्वाचन क्षेत्रों में समरूप रखा गया है, उसको निर्वाचन क्षेत्रों का आधार बना के रखा गया है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर, राज्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर हमने इसको स्थान को फिक्स किया गया है। ठीक है, अगला है तो इस निर्वाचन प्रक्रिया को हमने यहाँ गठन के रूप में सेट किया। दोस्तों एक और चीज़ बताऊँ आपको, मैं बता भी चुका हूँ कि हमारे जो परिसीमन की व्यवस्था है वो 2026 तक रहेगी, और 2026 के बाद जो पहला जनगणना आएगी वो 2031 आएगी जनगणना हमारी। उस जनगणना तक हम लोग बदलाव करेंगे, जो कुछ करेंगे, अब तक कोई बदलाव नहीं होगा। अगली बात आती है इसके लोगों का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए निर्वाचन की प्रक्रिया बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का मतलब लोकसभा के सदस्य होते हैं वो होते हैं एमपी, एमपीज। ठीक है दोस्तों, तो जो एमपी होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं एमपी, उनका जो निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति वोट डालेगा। प्रत्येक व्यक्ति मतलब जिसकी उम्र 18 साल की हो गई। कितनी उम्र, 18 साल। आपको शायद जानकारी होगी कि मूल संविधान में जो इलेक्शन में वोट डालने की जो समय था वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसको बदलाव करके 61वां संविधान संशोधन 61 अमेंडमेंट 1989 में बदलाव किया गया। और अमेंडमेंट में बदलाव क्या किया गया, इसमें कहा गया कि इसकी उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी। इससे पहले 1989 से पहले 21 वर्ष का व्यक्ति ही वोट डाल सकता था, इसको हटा करके कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया। इसका आधार हमने देखा, और देखिए इसमें बदलाव करने का कारण, ठीक है, समझ में आ गया आपके, 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। और वो व्यक्ति, अगर इसकी निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन में कौन व्यक्ति भाग लेता है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष की हो, निर्वाचन भाग लेने वाले, वोट डालने वाले लोग। अब क्लियर हो गया। यह व्यक्ति चित्तविक्त, अनिवास और किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण में लिप्त न हो, या संसद द्वारा उसे किसी रूप से क्या ना विधि के अधीन मत देने के लिए कैंसिल न किया हो। ये सारी बातें आर्टिकल 326 में कहा गया। 326 आर्टिकल 326 में कहा गया कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसकी आयु 18 वर्ष की है, चित्त व्यक्त न हो, सरकार द्वारा, संसद द्वारा उसे किसी तरह से उसे मतलब मत देने से नहीं रोका गया हो, वह व्यक्ति वोट डाल सकता है, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अब बात आती है दोस्तों, ये तो हो गया निर्वाचन। अब आता है अर्हता है, मतलब जो संसद होते हैं, सांसद, उनकी अर्हता क्या होती है, योग्यता। अर्हता आप जानते हैं कि सिंपल सी बात है कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य चुनने की अर्हताएं 84 में दी गई है, आर्टिकल 84। देखो दोस्तों, ऐसे आर्टिकल पढ़ना, देखो ऐसे आर्टिकल आपको देखने तो आप चाहेंगे तो किसी दिन में चार्ट बना के दे दूंगा पूरा, लेकिन क्रम वाइज आर्टिकल पढ़ना, संविधान ऐसे समझ में नहीं आएगा, तर्कसम्मत नहीं होता। तो आर्टिकल 84 में अर्हताएँ दी गई हैं। उसमें अर्हताओं में कहा गया कि नंबर 1, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, जब तक भारत का नागरिक नहीं है वो इसके लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। नंबर 2, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। 25 वर्ष का हो जाएगा तभी ये एमपी के लिए भाग ले सकता है, इलेक्शन के लिए। और देखिए तीसरी बात, निर्वाचन अधिकारी के जो प्राधिकार अधिकारी है निर्वाचन, उसके समक्ष जो प्राधिकार व्यक्ति क्या किया हो, उसने शपथ ली गई हो, तीसरी बात। चौथी बात, उसके पास ऐसी योग्यता हो जो संसद द्वारा प्रेषित की गई है, संसद द्वारा विधि के तहत निर्धारित की गई है। ये सब संसद ने 1951 एक जन प्रतिनिधि अधिनियम लाया था, उसमें कुछ योग्यता को निर्धारित किया गया। 1951 में जन प्रतिनिधि अधिनियम। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन कि देखो योग्यता दे दी, भारत का नागरिक है, या 2 पॉइंट दे दिए
कि भारत का नागरिक हो और वे कुछ योग्यता निर्धारित हों जो 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम में दी गई हैं। तो 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम में योग्यता दी गई हैं वो मान्य होंगी, वही योग्यता है। तो 1951 का कई बार हम लोग समझते हैं कि कौन सा अधिनियम आ गया, तो 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ये इनको वर्णन किया गया है। ठीक है, योग्यता निर्धारित की गई। अब दोस्तों इनकी निरर्हताएं क्या होती हैं? देखो, निरर्हता मतलब चित्तविक्त हो, है ना, और भारत सरकार या राज्य सरकार से कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो। मतलब निरर्हताएं क्या होती हैं? जो व्यक्ति वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, भारत सरकार का लाभ का पद। हमने कई बार देखा हो जो MP वगैरह चुनाव लड़ते हैं, सरकारी नौकरी होती है, छोड़ देते हैं, जब जाके पूरे रियायत देते हैं जब इलेक्शन लड़ते हैं। तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और किसी भी लोकसभा राज्यसभा के सदन का सदस्य वगैरह है तो उसको वहाँ से विधानसभा वगैरह का सदस्य तो इस्तीफा देना पड़ेगा जीतने के बाद। जैसे कंडीशन है, चित्त व्यक्त न हो, पागल हो, दिवालिया न हो, इस टाइप की बात न हो, और भारत का नागरिक नहीं वो भी नहीं ले सकता। तो इस टाइप की संसद ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं, वो अनर्हता काम है। अगला है उसका कार्यकाल। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, यानी आर्टिकल 83 के 2 में लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर। देखो मैं तुम्हें अंतर बता रहा हूँ, लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता, निश्चित नहीं है, कभी प्रधानमंत्री हटा सकता है, बदल सकता है जगह, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक, लोकसभा की प्रथम लोकसभा का गठन हुआ, गठन होने के बाद प्रथम बैठक, लोकसभा के प्रथम बैठक से अगले बैठक, लोकसभा की प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक टाइम निर्धारित होता है। अगर ऐसे इलेक्शन आज हो जाता है तो लोकसभा की प्रथम बैठक होती है 15 दिन बाद। तो दोस्तों इलेक्शन आज निर्धारित हुआ का जीत गए वो नहीं मान्य होगा लोकसभा की। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आता है लोकसभा की जीत निर्धारित होने के बाद नहीं। जैसे आज जीत हुई 1 तारीख को और हमें 10 तारीख को मान लो हमें गठन हुआ सरकार का, 11 तारीख को सरकार ने शपथ ले ली, 10 तारीख को शपथ ले ली, 11 तारीख को सरकार ने मीटिंग बुलाई प्रथम बैठक, यहाँ से 5 साल, समझ में आया, ये निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यकाल। तो संविधान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। देखो ये 5 वर्ष का हमारा फिक्स है। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। अगला है अधिवेशन और गणपूर्ति। अधिवेशन और गणपूर्ति क्या होती है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार को 6 माह के बीच में, यानी पूरे साल में 6 माह के अंतर, 6 मास के अंदर अंदर हमें अधिवेशन करना होगा, यानी मीटिंग बुलानी होगी। तो ये ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, लेकिन राज्यों के लिए भी होता है। तो 6 माह से अधिक का समय होगा तो गलत होगा, वो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, नियत तारीख से, जिस दिन पहली प्रथम बैठक की जो तारीख होती है उसके अंतिम दिन से लेकर के इस टाइप से निर्धारित होगा 6 माह। गणपूर्ति क्या होती है? जब लोकसभा राज्यसभा की कोई कार्रवाई होती है तो सदन में जितने लोग होते हैं कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना अनिवार्य है, गणपूर्ति होती है। तब तक कोई मीटिंग नहीं हो पाएगी। 1/10 लोग नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी। दोस्तों ये अब हम जो लोकसभा की विशेष बात कर रहे थे, अब हम लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या योग्यता है। योग्यता तो आपके सामने आ गई सारी। लोकसभा अध्यक्ष की क्या पावर है, क्या कार्य करते हैं, क्या कार्यकाल है, उपाध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष क्या करता है, कौन होता है लोकसभा अध्यक्ष, ये सारी बात दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।